हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग पाथ। आज के वीडियो में हम ऑडिट एग्जीक्यूशन का जो सेकंड पार्ट है यानी कि सैम्पलिंग इन ऑडिट, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में आपने ऑडिट एग्जीक्यूशन के बारे में बेसिक जानकारी ले ली थी, तो उसका जो एक डिटेल एस्पेक्ट है यानी कि सैम्पलिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे कि सैम्पलिंग क्या होती है, उसका क्या मीनिंग है, पॉपुलेशन क्या होता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सैम्पलिंग का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें सबसे पहले सैंपल की डिज़ाइन फिक्स की जाती है, फिर सैंपल साइज डिसाइड की जाती है, और फिर सैंपल की आइटम्स सिलेक्ट की जाती है। ये प्रोसेस एक बार आप अच्छे से समझ जाएंगे तो पूरा सैंपलिंग का जो चैप्टर है आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ऑडिट रिस्क की और टाइप्स ऑफ रिस्क इन ऑडिटिंग की। तो आइए शुरू करते हैं सैंपलिंग इन ऑडिट। सबसे पहले सैंपलिंग क्या होता है? Sampling is a technique of selecting few items from large number of items to draw conclusion about all the items। मतलब सैम्पलिंग में बहुत सारी अगर कोई आइटम है एक ही तरह की, तो उन सब में से कुछ एक छोटा स्मॉल सैंपल हम लेते हैं, स्मॉल नंबर हम लेते हैं, उसे हम एग्जामिन करते हैं और उसके रिजल्ट के बेस पर सारी आइटम के ऊपर एक हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अगर हम सिंपल एग्जांपल देख ले, आपने अपने घर में भी देखा होगा, जब आपकी मदर चावल पकाती है तो ये देखने के लिए कि चावल अच्छे से पके हैं कि नहीं, वो सारे चावल चेक नहीं करती है। वो सिर्फ चावल के 2-3 दाने पतीले में से लेती है, उनको चेक करती है कि चावल पक गए हैं कि नहीं। अगर वो 2-3 चावल पक गए हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि सारे चावल पक गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सारे के सारे चावल सेम प्रोसेस से गुजरे हैं और सेम सिचुएशन में है। तो अगर 2 या 3 चावल जो उन्होंने सैंपल के रूप में लिए हैं वो पक गए हैं तो सारे चावल पक गए हैं। वैसे ही ऑडिट में किया जाता है कि अगर हमें 12 महीने के पे बिल का ऑडिट करना है तो सारे के सारे 12 महीने के पे बिल का ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं एज एन ऑडिटर कि पे बिल हर बार एक फिक्स तरीके से बनता है, उसकी एक फिक्स प्रोसेस है। तो अगर 1 महीने का पे बिल एग्जामिन कर ले ऑडिट में और हमें कोई गलती नहीं मिलती है, तो हम ये समझ सकते हैं कि 12 महीने के पे बिल अच्छे से बनाए गए थे। ऑडिट सैंपलिंग क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन। तो जो कुछ पर्टिकुलर टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, उन सारे एक्सपेंडिचर को चेक करने की बजाय उसमें से कुछ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन के ऊपर जब ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई की जाती है, जो हमने की ऑडिट एग्जीक्यूशन के बेसिक वीडियो में समझा था, तो उसे ऑडिट सैंपलिंग कहते हैं। ऑडिटर यूजेस सैंपलिंग प्रोसीजर एट बोथ स्टेजेस। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले भी जान चुके हैं, ऑडिट करने के लिए ऑडिटर जो है 2 स्टेज पे ऑडिट करता है। पहला टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स यानी कि कंप्लायंस टेस्टिंग, जिसमें ऑडिटर ये चेक करता है कि ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो रिलायबल हैं या नहीं है। और सब्सटेंटिव टेस्टिंग यानी कि वो स्टेज ऑडिट एग्जीक्यूशन का जहां ऑडिटर एक्चुअली ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करके उनके ऊपर ऑडिट टेक्निक्स जो है या ऑडिट प्रोसीजर्स जो हैं एविडेंस सिलेक्ट करने की, वो अप्लाई करके एविडेंस कलेक्ट करता है। यहाँ पे जो एक वर्ड है पॉपुलेशन, उसका मीनिंग समझना जरूरी है। द एंटायर सेट ऑफ डेटा from which a sample is selected and about which the auditor wishes to draw conclusions is called population। यानी कि अगर ऑडिटर सारे एक्सपेंस का ऑडिट करना चाहता है तो जितने भी एक्सपेंस है और हर तरह के एक्सपेंस के
जितने भी वाउचर, जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो पॉपुलेशन का पार्ट है। अगर सेल्स का ऑडिट हो रहा है तो जितने भी सेल के ट्रांजैक्शन हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, 1000 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 2000, 10,000, 1 लाख, तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो है वो सेल्स ट्रांजैक्शन की पॉपुलेशन कहा जाएगा। अब हम पहले एक बार जो प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग है उसको ब्रीफ में समझते हैं, ताकि जब आप उसको डिटेल में समझने जाएंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो सैंपलिंग प्रोसेस के 3 स्टेजेस हैं, वो आप समझ लीजिए। पहला स्टेज है सैंपलिंग डिजाइन, यानी कि ये डिसाइड करना कि सैंपलिंग करने के लिए कौन सी डिजाइन यूज करना, जिसके लिए ऑडिटर के पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग, दूसरा होता है जजमेंटल सैंपलिंग। एक बार सैंपलिंग डिजाइन फाइनल हो गई, उसके बाद सेकेंड स्टेज होता है डिसाइडिंग सैंपल साइज, यानी कि कितना बड़ा सैंपल लेना, कितने ट्रांजैक्शन लेने। ये सैंपलिंग साइज जो है दोनों स्टेज पे बनाना जरूरी है। पहला, टेस्ट ऑफ कंट्रोल जब हो रहा है तब भी सैंपल साइज डिसाइड करना जरूरी है, और जब सब्सटेंटिव टेस्टिंग हो रहा है तब भी सैंपल साइज डिसाइड करना जरूरी है। एक बार सैंपल साइज डिसाइड हो गई तो लास्ट और फाइनल स्टेप होता है सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर सैंपलिंग, यानी कि जितना नंबर ऑफ सैंपल, साइज ऑफ सैंपल डिसाइड किया गया है उसके बेस पे अब एक्चुअल उतने ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करने हैं। तो उसमें जो इश्यू आता है वो होता है कि कैसे उन ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट किया जाए। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल होती हैं जिन्हें भी हम अच्छे से समझेंगे। तो आइए अब हम जो प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग है उसको डिटेल में समझते हैं। सैंपलिंग प्रोसेस का पहला स्टेज है सैंपलिंग डिजाइन, यानी कि ऑडिटर को यह डिसाइड करना होता है कि सैंपलिंग के लिए वो कौन सी डिजाइन चूज करे, और उसके लिए ऑडिटर के पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग, दूसरा होता है नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग। तो अब इन दोनों के बारे में हम समझते हैं। स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग क्या होता है? बेसिकली जब ऑडिटर सैंपलिंग में 2 फीचर्स या 2 कैरेक्टरिस्टिक यूज करता है तो उसे स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग कहते हैं। वो 2 कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला है सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम रैंडमली। इसका क्या मतलब है रैंडमली? मतलब कि जो आइटम सिलेक्ट की जाएगी वो रैंडमली सिलेक्ट की जाएगी। ऑडिटर को सिलेक्ट करते वक्त ये पता ही नहीं होगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन या कौन सी आइटम चूज होने वाली है। अगर इसी को हम अलग शब्दों में कहें तो रैंडमली सिलेक्शन का मतलब होता है कि हर आइटम का सिलेक्ट होने का चांस इक्वल होता है। जब आपने प्रोबेबिलिटी अगर पढ़ा होगा तब उसमें एक क्लासिक एग्जांपल होता है कि एक बॉक्स के अंदर अगर 10 रेड बॉल्स हैं और 2 बॉल रैंडमली निकालना है, तो उस 10 में से जो 2 बॉल निकाली जाएगी, चूंकि 10 की 10 बॉल उस बॉक्स में है, तो हर एक बॉल का सिलेक्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होता है। तो उसे हम रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। तो वैसे ही ऑडिटिंग में जब सैंपलिंग इस तरह से की जाए कि हर ट्रांजैक्शन के सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी सेम हो, तो उसे रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी टू इवैल्यूएट रिजल्ट्स एंड मेजरिंग ऑफ सैंपलिंग रिस्क। यहां पे जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है उसमें 2 बातें हैं। पहली बात है यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी टू इवैल्यूएट रिजल्ट, यानी कि जब स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग यूज की जाती है तो मान लीजिए 1000 सेल के ट्रांजैक्शन अगर सिलेक्ट किए हैं, तो टोटल 1000 सेल के अगर ट्रांजैक्शन मान लीजिए पॉपुलेशन में है जिनकी टोटल वैल्यू 5 करोड़ है, उसमें से स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग से ऑडिटर जो है 80 ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करता है जिनकी वैल्यू 80 लाख है। अब जब स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग ऑडिटर यूज करता है
तो एक्चुअल ऑडिटिंग उन 80 लाख के जो 80 ट्रांजैक्शंस है उनके ऊपर किया जाएगा, लेकिन उनमें जो गलती मिलती है उस गलती को प्रोपोर्शनेटली यानी कि एक्स्ट्रापोलेशन करके ये फाइंड आउट किया जाएगा कि अगर 80 लाख के ट्रांजैक्शन में एक्स अमाउंट की गलती है तो 5 करोड़ के जो टोटल सेल ट्रांजैक्शन है 1000 उनमें कितनी गलती होगी, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ रिजल्ट। तो स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग में ऑडिटर एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ रिजल्ट करता है। और दूसरा मेजरिंग ऑफ सैंपलिंग रिस्क। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सैंपलिंग करता है तो उसमें कुछ न कुछ तो रिस्क रहता ही है कि जो रिजल्ट आएगा सैंपलिंग के थ्रू वो सही न हो। तो स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग में ये जो रिस्क है सैंपलिंग का, उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट निकाला जाता है कि कितना परसेंटेज रिस्क है। तो जब ऑडिटर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक के साथ सैंपलिंग करता है कि सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स रैंडमली एंड यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी टू इवैल्यूएट रिजल्ट्स एंड मेजरिंग ऑफ सैंपलिंग रिस्क, तो उस सैंपलिंग डिजाइन को स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग कहते हैं। जो दूसरा ऑप्शन ऑडिटर के पास होता है वो है नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग, यानी कि सिलेक्शन ऑफ सैंपल बेस्ड ऑन जजमेंट ऑफ ऑडिटर, कि अगर 1000 ट्रांजैक्शन है सेल के टोटल 5 करोड़ के, उसमें से कौन से 80 ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करना है ये ऑडिटर अपनी मर्जी से डिसाइड करता है कि मैं 10 ट्रांजैक्शन जो है जनवरी में से लूंगा, 4 ट्रांजैक्शन फरवरी में से लूंगा, 15 ट्रांजैक्शन मार्च में से लूंगा, और इसके बेसिस पे वो 80 ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करता है अपने जजमेंट के बेस पर। तो उसे नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग कहते हैं। जबकि स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग में 1000 में से कौन से 80 ट्रांजैक्शन सिलेक्ट होंगे ये ऑडिटर के कंट्रोल में भी नहीं होता है, और हर एक ट्रांजैक्शन के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। और नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग का दूसरा एस्पेक्ट होता है कि उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको एक्स्ट्रापोलेट नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन का यूज नहीं हुआ है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग एंड नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम समझ लें कि ऑडिटर कैसे डिसाइड करता है या कैसे यूज करता है इनका। The two methods are also called non-probabilistic sampling or non-statistical sampling and probabilistic sampling, यानी कि जो statistical sampling है उसे probabilistic sampling भी कहते हैं, और जो non-statistical sampling है उसे non-probabilistic sampling भी कहते हैं। जो important चीज जो नोट करनी है वो ये है कि whether to use statistical sampling और जजमेंटल सैंपलिंग इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स जजमेंट, यानी कि कोई नियम ये नहीं डिसाइड करता है, ये नहीं बताता है कि ऑडिटर को स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग ही यूज करना है या नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग ही यूज करना है। ऑडिटर अपने एक्सपीरियंस अपने जजमेंट के हिसाब से ये डिसाइड करेगा कि उसे हर तरह की ऑडिट में कौन से सैंपलिंग को यूज करना है। स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग इज यूजफुल व्हेन द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स विच आर सिमिलर, यानी कि ऑडिटर के लिए स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग यूज करना तब ज्यादा यूजफुल होता है कि जब जो ट्रांजैक्शन है यानी कि जो पॉपुलेशन है उसमें नंबर बहुत ज्यादा हो, और साथ ही साथ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है पॉपुलेशन में वो सेम या सिमिलर हो। ऐसी सिचुएशन में स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग ज्यादा फायदेमंद है। जैसे सैलरी बिल ऑफ वर्कर्स, अगर एक कंपनी में 5000 वर्कर है तो हर महीने 5000 सैलरी बिल बनते हैं, और पूरे साल में 60,000 सैलरी बिल बनते हैं। और सैलरी बिल बनाने का जो तरीका है वो सभी एम्प्लॉयज के लिए जनरली सेम होता है, हर महीने सेम तरीके से सैलरी बिल बनते हैं। तो 60,000 जब सैलरी बिल्स हैं, इतना लार्ज नंबर है और ट्रांजैक्शन में सिमिलैरिटी है,
तो ऐसी सिचुएशन में स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग यूज करना ऑडिटर के लिए ज्यादा फायदेमंद है। उसी तरह ऑफिस एक्सपेंसेस, मटेरियल इश्यू स्लिप्स, ये सारे रूटीन ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है सिमिलर होता है, इसलिए इनमें स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग ज्यादा सही होता है। जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है वो ये है कि इन बोथ मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, अदरवाइज सैंपलिंग रिस्क विल बी वेरी हाई। अब यहां पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि जो सैंपल हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। यानी कि हमने जो एग्जाम्पल लिया था कि अगर एक साल में सेल के 1000 ट्रांजैक्शन है, तो जो स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग है उससे जब सैंपलिंग की जाएगी तो रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन मिल जाएगा। लेकिन जब जजमेंटल सैंपलिंग की जाएगी तो ऐसा ना हो कि मार्च महीने से ही जो है 80 में से 30 ट्रांजैक्शन ले लिए जाएं और जून जुलाई अगस्त में से कोई भी ट्रांजैक्शन सिलेक्ट ना हो। तो ऐसा सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये रिस्क है वो जजमेंटल सैंपलिंग में हाई होता है कि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है इंश्योर करना ऑडिटर के लिए कि चाहे कोई भी सैंपलिंग डिजाइन यूज कर रहा है, जो सैंपल है इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। ओके, जो सेकेंड स्टेज ऑफ सैंपलिंग है वो है डिसाइडिंग सैंपल साइज, यानी कि ये डिसाइड करना कि पूरी पॉपुलेशन में से कितने ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करने हैं ऑडिट के लिए। इसमें जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जो सैंपल साइज है वो दोनों स्टेप के लिए डिसाइड किया जाता है। जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तब भी सैंपल साइज डिसाइड करना जरूरी है, और जब सब्सटेंटिव टेस्टिंग हो रहा है तब भी सैंपल साइज डिसाइड करना जरूरी है। तो सैंपल साइज डिसाइड करने के लिए अलग अलग फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। तो हम देखते हैं कि जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं ऑडिटर, यानी कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवैल्यूएशन जब कर रहा है ऑडिटर, तब कौन से फैक्टर्स के बेस पर सैंपल साइज डिसाइड की जाएगी। पहला है कॉन्फिडेंस लेवल, जिसे कहते हैं डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस। व्हाट इज इट? कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? द लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑडिटर वांट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ सैंपलिंग, यानी कि वो चाहता है ये डिसाइड करना कि मेरा जो रिजल्ट आएगा सैंपलिंग का उसके ऊपर मैं कितना भरोसा कर सकता हूं। जनरली जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो 90 से 99% के बीच में फिक्स किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि जो आइटम ऑडिट की जा रही है वो कितनी क्रूशियल है, कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर छोटे मोटे एक्सपेंसेस है जो ज्यादा क्रूशियल नहीं है तो 90% एश्योरेंस लेवल भी ठीक रहता है। लेकिन क्रूशियल अगर आइटम है, हाई वैल्यू आइटम है, रिस्की आइटम है, तो ऑडिटर 99% तक भी कॉन्फिडेंस लेवल फिक्स कर सकता है। इसका क्या मतलब होता है? जैसे अगर 90 या 99% कॉन्फिडेंस लेवल फिक्स किया होता है तो इट मींस दैट देयर इज 90%, या अगर 99% फिक्स किया है तो 99% प्रोबेबिलिटी दैट द रिजल्ट ऑफ ऑडिट ऑफ सैंपल्स will correspond to the result of audit of entire population। तो अगर मैंने 95% कॉन्फिडेंस लेवल फिक्स किया है तो इसका मतलब ये होता है कि 95% चांस है कि सैंपलिंग से मैं जो कंक्लूजन निकालूंगा, सैंपलिंग का जो ऑडिट का जो रिजल्ट होगा वो वही होगा जो अगर मैं 100% पूरी पॉपुलेशन का ऑडिट करता तो जो रिजल्ट आता वो और सैंपलिंग का रिजल्ट मैच होने के 95% चांस है। ये मीनिंग होता है कॉन्फिडेंस लेवल या लेवल ऑफ एश्योरेंस का। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जितना हायर कॉन्फिडेंस लेवल फिक्स किया जाएगा उतना ही बड़ा सैंपल साइज लेना पड़ेगा, तभी वो प्रोबेबिलिटी
हाई होगी कि सैंपल का रिजल्ट और पॉपुलेशन का रिजल्ट सेम हो। द डिफरेंस बिटवीन 100% एंड कॉन्फिडेंस लेवल इज सैंपलिंग रिस्क, यानी कि अगर मैंने 95% कॉन्फिडेंस लेवल फिक्स किया है तो जो 5% बैलेंस रहा उसे कहते हैं सैंपलिंग रिस्क, यानी कि 5% रिस्क है कि जो सैंपल का रिजल्ट है वो पूरे पॉपुलेशन के रिजल्ट से मैच न करे। जो दूसरा फैक्टर है वो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। इसे इंग्लिश में भी इजीली समझ सकते हैं। इसका मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम द प्रोसीजर्स एक्सपेक्टेड बाय द ऑडिटर, यानी कि जैसा हम जानते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल के वक्त ऑडिटर जो सैंपल सिलेक्ट करता है उसमें ऑडिटर सिर्फ ये देखता है कि इंटरनल कंट्रोल के जितने भी रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो जब सैंपलिंग कर रहे हैं तब ऑडिटर को अपना एक जजमेंट या एक एक्सपेक्टेशन डिसाइड करना होता है कि अगर मैंने 15 ट्रांजैक्शन सिलेक्ट किए हैं, हर एक ट्रांजैक्शन में मुझे 25 इश्यूज जो हैं वो चेक करने हैं कि 25 रूल्स जो हैं इंटरनल कंट्रोल के वो हर ट्रांजैक्शन में फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो मेरी क्या उम्मीद है, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है कि इन 15 ट्रांजैक्शन में कितने ट्रांजैक्शन में मुझे गलती मिलेगी, और जो 25 रूल्स में चेक करूंगा हर एक ट्रांजैक्शन में उनमें से कितने रूल में मुझे गलती मिलेगी। ये जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन है ये ऑडिटर को फिक्स करना होता है। तो हायर द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन हायर द सैंपल साइज, क्योंकि अगर मुझे उम्मीद है कि गलतियां ज्यादा होगी तो ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि मेरा एक्सपेक्टेशन ठीक है या नहीं मुझे सैंपल साइज ज्यादा लेना होगा। जो थर्ड फैक्टर है टू डिसाइड सैंपल साइज वो है टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। टॉलरेबल का हिंदी मीनिंग जैसा कि आप जानते हैं कि कितना सहन किया जा सके, जो सहने लायक। तो द डेविएशन फ्रॉम द प्रोसीजर्स which the auditor is ready to tolerate and still conclude that the internal control procedures are being followed, उसे कहते हैं tolerable rate of deviation. For example, in examination of 20 purchase bills, auditor may be willing to accept deviations from internal control procedures in respect of 3 bills and still conclude that the internal control procedures are being followed। यानी कि ऑडिटर ने डिसाइड कर लिया कि मैं 20 ट्रांजैक्शन का चेकिंग कर रहा हूं फॉर चेकिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अगर मुझे इन 20 में से 3 ट्रांजैक्शन तक में गलती मिलती है तो मैं इसे टॉलरेट कर लूंगा, और 3 ट्रांजैक्शन तक भी गलती होगी तो भी मैं ये कंक्लूड करूंगा कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो अच्छे से फॉलो हो रहा है और वो रिलायबल है। जो चौथा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पॉपुलेशन साइज, यानी कि टोटल पॉपुलेशन कितना है ट्रांजैक्शन का। तो हमने देखा कि 4 फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर सैंपल साइज डिसाइड किया जाता है। पहला फैक्टर है कॉन्फिडेंस लेवल, दूसरा फैक्टर है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, तीसरा फैक्टर है टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, और चौथा फैक्टर है पॉपुलेशन साइज। अब हम देखते हैं कि सब्सटेंटिव टेस्टिंग, यानी कि फाइनल जब सैंपल जो है उनके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स जो यूज की जाती है उस स्टेज के लिए सैंपल साइज डिसाइड करने के लिए कौन से फैक्टर यूज होते हैं। उसमें भी 4 फैक्टर्स है, कॉन्फिडेंस लेवल, expected rate of misstatement, tolerable rate of misstatement and population size। यहां ये समझ लीजिए कि ये चारों फैक्टर वही है जो
हमने देखे थे while deciding sample size for test of controls। फर्क इतना ही है कि वहां पे सेकेंड और थर्ड फैक्टर में डेविएशन वर्ड यूज हो रहा है, यहां पे जो है सेकेंड और थर्ड फैक्टर में मिस स्टेटमेंट वर्ड यूज हो रहा है। उसका कारण यह है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ऑडिटर डेविएशन चेक करता है और सब्सटेंटिव टेस्टिंग के दौरान ऑडिटर जो है मिस स्टेटमेंट का अमाउंट चेक करता है। तो दोनों ही स्टेज के लिए जो फैक्टर्स हैं वो सेम है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है सैंपल साइज को लेकर वो समझना जरूरी है। पहला कि सैंपल साइज इज कैलकुलेटेड मैथमेटिकली यूजिंग अबव फैक्टर्स। दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला इज कॉम्प्लेक्स एंड इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। यानी कि ये चारों जो फैक्टर हैं इनको यूज करके सैंपल साइज जो डिसाइड की जाती है वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है जो सिलेबस में न होने की वजह से हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। अगला पॉइंट है वेरियस रेट्स इन डिसाइडिंग सैंपल साइज आर डिसाइडेड बाय द ऑडिटर बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक नॉलेज अबाउट द एंटिटी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, पास्ट ऑडिट ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स। यानी कि ये जो चार फैक्टर है इसमें से जो पॉपुलेशन साइज है वो तो ऑडिटर को पता होती है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितने हैं। बाकी के जो तीन फैक्टर हैं वो डिसाइड करने के लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि कॉन्फिडेंस लेवल कैसे डिसाइड होगा, कितना डिसाइड होगा, एक्सपेक्टेड रेट कितना होगा, टॉलरेबल रेट कितना होगा। ये डिसाइड करने का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। ये तीनों रेट ऑडिटर अपने जजमेंट के हिसाब से डिसाइड करता है और उसका जजमेंट बहुत सारे अलग अलग फैक्टर के बेस पे बनाया जाता है जो कि हमने यहाँ पे देखे। अगला पॉइंट है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट that in respect of large populations, increase in population size does not affect the sample size much। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यही सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है सैंपलिंग का कि अगर आपका पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो भी जो सैंपल का साइज है उसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सैंपल साइज फॉर अ पॉपुलेशन of 5000 bills will not be much different from sample size for a population of 1 lakh bill। मतलब आप 5000 बिल में से अगर सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं तो सपोज 300 सैंपल आपका सैंपल साइज बना, उसके अगेंस्ट में अगर 1 लाख बिल है तो भी आपके सैंपल साइज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है 25-50 नंबर बढ़ जाए, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए सैंपलिंग की ब्यूटी यही है कि आपकी पॉपुलेशन साइज जो है बहुत ज्यादा भी हो जाए तो एक छोटे से सैंपल से आप पूरी पॉपुलेशन का के रिजल्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। जो थर्ड हमारा स्टेज है सैंपलिंग का वो है सैंपल सिलेक्शन मेथड। यानी कि एक बार आपने सैंपल साइज डिसाइड कर ली, सैंपल डिजाइन डिसाइड कर ली, तो अब वक्त आया है कि एक्चुअल सैंपल ड्रॉ करने का। यानी कि जैसे अगर हम 1000 सेल बिल में से 80 हमने सैंपल साइज डिसाइड की है तो कौन से 80 सैंपल सिलेक्ट करेंगे, ये होता है थर्ड स्टेज। और उसके लिए ऑडिटर के पास डिफरेंट मेथड्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है। पहला होता है रैंडम सैंपलिंग, यानी कि रैंडमली सिलेक्ट करना। हमने देखा कि रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या होता है और रैंडम सैंपलिंग के दो पार्ट होते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है कि सैंपल्स आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम एंटायर पॉपुलेशन और उसके लिए रैंडम टेबल्स आते हैं जो ऑडिटर यूज कर सकता है। रैंडम टेबल में ज्यादा कुछ नहीं होता है, उसमें अलग अलग नंबर्स जो है वो रैंडमली लिखे हुए होते हैं। ऑडिटर कोई एक नंबर ले लेता है तो उस नंबर को वो सिलेक्ट करके स्टार्टिंग नंबर बना देता है और जितने भी ट्रांजैक्शन है पॉपुलेशन में
उन सबको नंबरिंग दे देता है। तो जैसे अगर 85 नंबर आया फर्स्ट नंबर रैंडम टेबल से, तो 85 नंबर का सैंपल वो ट्रांजैक्शन सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद रैंडम टेबल में जो जो भी नंबर लिखे हुए हैं उन्हीं नंबर के ट्रांजैक्शन को वो सिलेक्ट करता जाएगा और 80 ट्रांजैक्शन सिलेक्ट कर लेगा। यहां पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये जो रैंडम टेबल में नंबर्स है ना, वो इस तरह से सेट किए गए हैं कि जो नंबर सिलेक्ट हो रहे हैं वो वाकई में रैंडमली ही सिलेक्ट होते हैं और सिलेक्ट करने वाले का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। जो सेकेंड टाइप है रैंडम सैंपलिंग का वो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। यहां पे क्या होता है, population is divided into different subgroups called strata, और ये strata से ही वर्ड आया stratified, and then samples are drawn from each group। यानी कि अगर हमारे पास 1000 सेल बिल्स हैं जिनमें से हमें सैंपल ड्रॉ करना है, तो उन 1000 बिल को हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे, और ये ग्रुपिंग जो है अलग अलग फैक्टर के बेस पे हो सकता है, यानी कि एज, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट। यानी कि हो सकता है हम अलग अलग ग्रुप बना दे कि 10,000 से कम के जो सेल बिल है वो अलग, 10,000 से 2 लाख तक के सेल बिल अलग, और 2 लाख से ऊपर की अमाउंट के सेल बिल अलग। ऐसे 3 ग्रुप या 3 स्ट्रेटा बना लिए। दूसरा तरीका होता है मंथली ग्रुपिंग, यानी कि अलग अलग मंथ के अलग अलग ट्रांजैक्शन, तो 12 स्ट्रेटा बन गए। एक तरीका और हो सकता है कि ये जो सेल है ये अलग अलग तरह की 5 आइटम के सेल बिल है, तो हर आइटम के जितने सेल बिल है उनका अलग ग्रुप बना दिया जाए, तो 5 स्ट्रेटा हो गए। तो इस तरह से जो पॉपुलेशन है उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके उसके बाद हर ग्रुप में से जो है रैंडमली सैंपल सिलेक्ट किया जाता है। ये इस तरह की मेथड जो है ज्यादा यूजफुल होती है व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइटम्स विद इन द पॉपुलेशन आर नॉट होमोजीनियस, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आइटम के वो सेम नहीं है। जैसा कि हम अपने एग्जाम्पल में देख रहे थे कि अगर जो 1000 सेल बिल है वो 5 अलग अलग टाइप की आइटम के हैं, तो उनमें ये डिफरेंस है। तो जहां पे इस तरह की सिचुएशन होती है तो वहां स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग ज्यादा यूजफुल है सिंपल रैंडम सैंपलिंग के मुकाबले। जो सेकेंड मेथड ऑफ सैंपलिंग है वो है इंटरवल सैंपलिंग। टोटल आइटम्स इन पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज which gives sample interval, then sample is drawn after every sample interval number। यानी कि अगर 1000 जो है सेल बिल में से हमारा सैंपल साइज डिसाइड हुआ 80 का, तो 1000 डिवाइडेड बाय 80 विच मीन्स 125, तो 125 जो है सैंपल इंटरवल हो गया। और उसके बाद जो पहला सैंपल है वो रैंडमली सिलेक्ट कर लिया जाता है। मान लीजिए वो है 41st आइटम, तो जो 41st नंबर का ट्रांजैक्शन है वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा, और उसके बाद हर एक सैंपल जो है वो इंटरवल नंबर से आ जाएगा। जैसे कि सेकेंड सैंपल जो होगा वो 41 प्लस 125 यानी कि 166 आइटम जो है वो सेकेंड सैंपल होगा, और उसके बाद हर एक में 125 ऐड करते जाएंगे, और ऐसे हमें 80 सैंपल्स जो है मिल जाएंगे। जो थर्ड सैंपलिंग मेथड है वो है मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग। ट्रांजैक्शंस विथ हायर वैल्यू हैज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। Value of each transaction in population is taken to prepare cumulative value of transactions. Thereafter, samples are drawn randomly from cumulative values. यानी कि मान लीजिए पहला सेल ट्रांजेक्शन है 10,000 रुपीज का था, दूसरा सेल ट्रांजेक्शन 1,20,000 रुपीज का था, तो उन दोनों की क्यूमुलेटिव वैल्यू सेकेंड ट्रांजेक्शन पे हो गई 1,30,000। तो अब जब रैंडमली हम नंबर ड्रॉ करेंगे रैंडम टेबल से, तो जो पहला ट्रांजैक्शन है उसके सिलेक्ट होने के लिए
1 to 10,000 नंबर जो है उसमें से कोई नंबर आएगा तब पहला ट्रांजैक्शन सिलेक्ट होगा। दूसरे ट्रांजैक्शन में क्या हो गया, 10,001 से लेकर 1,30,000 इतने नंबर अवेलेबल है, इनमें से कोई भी नंबर अगर आता है रैंडम टेबल में तो सेकंड ट्रांजैक्शन सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन के सिलेक्ट होने के मुकाबले सेकंड ट्रांजैक्शन सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई। जनरली दिस मेथड इज यूज्ड टू ऑडिट अकाउंट बैलेंसेस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, कि जहां उनके बैलेंसेस सही है कि नहीं ये चेक करने हो तो इस मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेथड जो है वो है हैप्पैजार्ड सैंपलिंग। नाम से ही पता चलता है कि सिलेक्शन ऑफ सैंपल विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रक्चरल टेक्निक। तो बिना किसी टेक्निक को यूज किए जब सैंपलिंग किया जाता है तो उसे हैप्पैजार्ड सैंपलिंग कहते हैं। जब स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग यूज किया जा रहा है तो ये मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है। कभी कभार जजमेंटल सैंपलिंग में इस मेथड को ऑडिटर यूज करता है। जो नेक्स्ट है वो है ब्लॉक सैंपलिंग, यानी कि सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक ऑफ कंटिग्यूअस आइटम्स। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन इन अ पर्टिकुलर वीक, यानी कि हम जो ट्रांजैक्शंस है उनको ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं, जो सीरीज में ट्रांजैक्शन है उनको, और कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉक सिलेक्ट कर लेते हैं और उस ब्लॉक में जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको एक साथ ऑडिट कर लेते हैं। Generally, this method is not appropriate because in most cases, items in sequence can have similar characteristic। यानी कि जैसे अगर हमने एक ही वीक के सेल ट्रांजैक्शन ले लिए तो हो सकता है उस वीक में जो 5 टाइप की प्रोडक्ट है उसकी बजाय सिर्फ एक ही टाइप की प्रोडक्ट का सेल हुआ था, तो जो बाकी की प्रोडक्ट है उनके सेल ट्रांजैक्शन हमारे सैंपल में आएंगे ही नहीं। तो ये इस मेथड का लिमिटेशन है। अब हम यहां कुछ समझने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स जो जनरल स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूज करते हैं, और ये वर्ड्स यूज होते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव टेस्टिंग में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव टेस्टिंग बोथ इन्वॉल्व सेम प्रोसीजर्स यूज्ड बाय ऑडिटर, बट सर्टेन वर्ड्स डिफर। जैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में जो वर्ड यूज किया जाता है वो डेविएशन, यानी कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उसे कहते हैं डेविएशन। जबकि सब्सटेंटिव टेस्टिंग करते वक्त ऑडिटर ये चेक करता है कि पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस की आइटम सही है कि नहीं। तो अगर उसे उसमें कोई वेरिएशन मिलता है तो वो कहता है कि जो अकाउंट बैलेंस है उसका जो अमाउंट है इट इज मिस स्टेटेड, यानी कि उसमें मिस स्टेटमेंट है। वैसे ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल में जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है रिलायबल है या नहीं, उसके लिए 2 वर्ड यूज होते हैं, अंडर रिलायंस या ओवर रिलायंस। यानी कि ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर कई बार गलती से ओवर रिलायंस कर लेता है, कई बार अंडर रिलायंस कर लेता है। सिमिलर सिचुएशन में सब्सटेंटिव टेस्टिंग में 2 वर्ड यूज होते हैं, इनकरेक्ट रिजेक्शन, यानी कि अकाउंट बैलेंस को इनकरेक्टली रिजेक्ट कर दिया, या इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, यानी कि अकाउंट बैलेंस को इनकरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया। यहां पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव टेस्टिंग से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम समझते हैं, एट्रीब्यूट सैंपलिंग वर्सेस वेरिएबल सैंपलिंग। ये क्या होता है? एट्रीब्यूट सैंपलिंग क्या होता है? द ऑडिटर परफॉर्म्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टू सी वेदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वर्किंग इफेक्टिवली और नॉट। While doing that, the auditor checks whether the transactions or documents selected possess all the attributes of internal control or not. For example, whether segregation of duties is proper or not, whether all the rules of recording transactions has been followed or not, whether proper records have been kept or not, etc.
यहाँ पे जो समझने की बात है कि अगर ऑडिटर ने 15 आइटम का सैंपल लिया है टू चेक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इफिशिएंसी, तो ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो 15 ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट लिखी है वो सही है या नहीं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव ये चेक करना होता है कि उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो रूल्स फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। यानी कि एट्रीब्यूट सैंपलिंग करते वक्त, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते वक्त ऑडिटर सिर्फ इतना चेक करता है कि अगर परचेज का ट्रांजैक्शन है तो जो परचेज की अमाउंट है, परचेज ऑर्डर की अमाउंट है, क्या एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने उसे अप्रूव किया था, यस या नो। जितने का परचेज ऑर्डर प्लेस किया गया था, क्या उतना ही क्वांटिटी का मटेरियल रिसीव हुआ, यस या नो। जितना मटेरियल रिसीव हुआ क्या उतने का ही पेमेंट हुआ, यस या नो। जो मटेरियल रिसीव हुआ उसे सेफली सिक्योरली रखा गया है या नहीं रखा गया है, यस या नो। सो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसका कंप्लायंस, रूल का कंप्लायंस यानी कि रूल का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है, सिर्फ उतना एस्पेक्ट चेक करता है ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। उसमें ये मतलब नहीं होता उस वक्त कि जो परचेज की अमाउंट है वो कितनी सही है और कितनी गलत है, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल में चेक नहीं किया जाता है। इसीलिए जो सैंपलिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए की जाती है उसे एट्रीब्यूट सैंपलिंग कहते हैं, क्योंकि वहां पे सैंपल के एट्रीब्यूट चेक हो रहे हैं। और दूसरा है वेरिएबल सैंपलिंग, यानी कि सब्सटेंटिव टेस्टिंग, जहां पे हमारे एग्जांपल के हिसाब से अगर 80 ट्रांजैक्शन सिलेक्ट किए हैं तो उन 80 ट्रांजैक्शन का ऑडिट करते वक्त objective of auditor is to examine whether various account balances shown in financial statement are correct or not। यानी कि जब 1000 सेल ट्रांजैक्शन में से 80 ट्रांजैक्शन का सिलेक्शन किया गया है सब्सटेंटिव ऑडिटिंग के लिए, तो ऑब्जेक्टिव यहां पे ऑडिटर का हो जाता है कि जो 5 करोड़ का फिगर सारे 1000 ट्रांजैक्शन के लिए बताया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो फिगर सही है या नहीं है, ये चेक करने का ऑब्जेक्टिव होता है सब्सटेंटिव टेस्टिंग में। यहां पे एट्रीब्यूट चेक नहीं करता है ऑडिटर, अमाउंट की करेक्टनेस चेक करता है। सैंपलिंग डन टू चेक मिस स्टेटमेंट इन अकाउंट बैलेंसेस इज नोन एज वेरिएबल सैंपलिंग। तो जब सब्सटेंटिव टेस्टिंग की जाती है तब जो सैंपलिंग कर रहे हैं उसे वेरिएबल सैंपलिंग कहते हैं, और जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को चेक किया जा रहा है तब जो सैंपलिंग कर रहे हैं उसे एट्रीब्यूट सैंपलिंग कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर ना। अब हम ऑडिट में सैंपलिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं, ऑडिट रिस्क मॉडल। इन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, जैसा कि हमने पहले बात की, ऑडिटर कैन कैलकुलेट रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट ऑफ सैंपल टेस्टिंग, यानी कि ऑडिटर जो है परसेंटेज वाइज अपने सैंपल के रिजल्ट की रिलायबिलिटी चेक कर सकता है। ये हमने देखा था। वो कैसे करता है? तो वो तरीका है बाय यूजिंग ऑडिट रिस्क मॉडल। इन दिस मॉडल ऑडिट रिस्क इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, यानी कि पूरा का पूरा जो रिस्क है ऑडिट के दौरान का उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। जो इनहेरेंट रिस्क है और कंट्रोल रिस्क है उनको टुगेदर एक और नाम दिया जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो ये आप याद रखें। अब हम जानते हैं कि ये तीनों रिस्क किस तरह के होते हैं। इनहेरेंट रिस्क, some kind of transactions oblique entities are such that they are always prone to risk of misstatement. For example, oil industry, integrity of management, etc. यानी कि जो कुछ इस तरह की इंडस्ट्री होती है या कुछ इस तरह की एंटिटी होती है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, जिनके बारे में ऑडिटर का अपना एक्सपीरियंस और जजमेंट ये बोलता है
कि इस तरह के ट्रांजैक्शन में या इस तरह की एंटिटी में मिस स्टेटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसका रिस्क ज्यादा है, तो उसे इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। यानी कि जो रिस्क जो है वो ट्रांजैक्शन या एंटिटी के नेचर में ही इन्वॉल्व है। दूसरा रिस्क होता है कंट्रोल रिस्क, द रिस्क विच आर नॉट डिटेक्टेड और प्रिवेंटेड बाय इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कोल्यूजन एटसेट्रा। यानी कि ये वो रिस्क होता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होने के बावजूद जो है वो फ्रॉड या एरर डिटेक्ट नहीं होगी। जब हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में जाना तब हमने जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझा था वो ये था कि पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज टू प्रिवेंट एरर और फ्रॉड। लेकिन ऑडिटर ये जानता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होने के बावजूद कुछ रिस्क रहता है कि एरर या फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट नहीं होगा। वो इसलिए हो सकता है कि कई बार इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में वीकनेसेस रह सकती हैं, या कई बार अगर डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो एक साथ मिलकर अगर फ्रॉड कर रहे हैं तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसे नहीं रोक सकता। जो तीसरा रिस्क है वो है डिटेक्शन रिस्क, द रिस्क विच आर नॉट डिटेक्टेड बाय प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय द ऑडिटर। यानी कि ऑडिटर ऑडिट एग्जीक्यूशन फेज में जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है उसके बावजूद ये पॉसिबिलिटी, ये रिस्क रहता है कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट या एरर थी ट्रांजैक्शन में तो भी ऑडिट प्रोसीजर के बावजूद भी वो डिटेक्ट नहीं होगा। These risks are generally represented in numeric numbers. इन तीनों रिस्क को न्यूमेरिक नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो ऑडिट रिस्क मॉडल है उसका फॉर्मूला है ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क, जिसे कई बार शॉर्ट में लिखते हैं AR is equal to IR multiply by CR multiply by DR. An auditor needs to assess inherent risk based on nature of transaction of entity. जैसा कि हमने देखा इंटरनल इनहेरेंट रिस्क जो है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन या नेचर ऑफ ऑडिटी में इनबिल्ट होता है, तो ऑडिटर को अपने जजमेंट के बेस पे एक नंबर डिसाइड करना होता है कि कितना रिस्क है कि इनहेरेंटली ही ट्रांजैक्शन में मिस्टेक हो सकती है। He also needs to assess control risk based on his assessment of internal controls. यानी कि जब उसने अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का असेसमेंट कंप्लीट कर लिया है तो जो छोटी मोटी उसे गलतियां मिली है जहां पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा था, उसके बेस पे ऑडिटर ये डिसाइड करता है कि जो फ्रॉड या एरर है वो डिटेक्ट न होने के कितना रिस्क है कि इंटरनल कंट्रोल होने के बावजूद वो डिटेक्ट नहीं होगा। यहां पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि while auditor has no control over inherent risk and control risk, he can manage detection risk. यानी कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क चूंकि मैनेजमेंट का जो काम करने का तरीका है उससे बनते हैं, तो इसलिए उसके ऊपर ऑडिटर का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो डिटेक्शन रिस्क है वो उससे आता है कि ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, उसके बावजूद वो रिस्क मिसस्टेटमेंट नहीं मिला, तो वो रिस्क जो है वो ऑडिटर के कंट्रोल में है, डिटेक्शन रिस्क। तो इफ ऑडिटर वांट्स टू लोअर डिटेक्शन रिस्क ही नीड्स टू इंक्रीज सब्सटेंटिव टेस्टिंग। यानी कि जितना वो सब्सटेंटिव टेस्टिंग का सैंपल बढ़ा देगा उतना डिटेक्शन रिस्क जो है कम हो जाएगा। यानी कि अगर कोई गलती हुई है तो वो ऑब्वियसली ऑडिट प्रोसीजर से पता लग जाएगा। डिटेक्शन रिस्क कम्स फ्रॉम सैंपलिंग एज वेल एज नॉन सैंपलिंग रिस्क। तो जो ऑडिट प्रोसीजर करते वक्त जो डिटेक्शन रिस्क है वो जो है उसके बारे में हम डिटेल में इससे आगे की स्लाइड में समझेंगे, लेकिन वो दो तरह का हो सकता है, सैंपलिंग या नॉन सैंपलिंग। सो ऑडिट रिस्क मॉडल में ऑडिटर क्या करता है,
ही फर्स्ट डिसाइड्स द ओवरऑल रिस्क ही इज विलिंग टू टेक, यानी कि वो पहले तो ये डिसाइड करता है कि मैं टोटल रिस्क कितना मैं ले सकता हूं कि अगर कोई मिस्टेक या फ्रॉड हुआ है तो वो इनहेरेंटली उसमें है, कंट्रोल जो है इंटरनल कंट्रोल वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और जो मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा वो भी नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। ये तीनों लेवल पे मिस्टेक पता नहीं लगेगी तो ऐसा रिस्क मैं कितना लेना चाहता हूं, और उसके बाद वो अपने असेसमेंट के हिसाब से इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क डिसाइड करता है। सो फॉर्मूला के हिसाब से जब ओवरऑल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क डिसाइड कर लिया गया है तो ऑटोमेटिकली जो डिटेक्शन रिस्क है वो ऑडिटर को पता लग जाता है इसी फॉर्मूला से कि डिटेक्शन रिस्क इज इक्वल टू ऑडिट रिस्क डिवाइडेड बाय इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क। तो जब ऑडिटर इस फॉर्मूला को यूज करके अपना डिटेक्शन रिस्क कैलकुलेट कर लेता है तो उसे यह आइडिया लग जाता है कि अगर मेरा डिटेक्शन रिस्क हाई है तो मुझे सैंपल ज्यादा लेना होगा, और अगर मेरा डिटेक्शन रिस्क लो है तो मुझे सैंपल कम लेकर भी काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क इन ऑडिटिंग। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो डिटेक्शन रिस्क है, यानी कि जब ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है तो उसमें भी रिस्क रहता है। तो वो रिस्क ऑडिटिंग करते वक्त जो रिस्क है वो कौन कौन से होते हैं उसे हम ये चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि ऑडिटिंग में कौन कौन से रिस्क होते हैं। जो पहला रिस्क है वो है सैंपलिंग रिस्क, यानी कि जैसा कि हमने देखा था कि सैंपल लेते वक्त ये रिस्क रहता है कि जो सैंपल का रिजल्ट है वो पॉपुलेशन के रिजल्ट के हिसाब से नहीं होगा, वो सैंपलिंग रिस्क है। उसके अलावा नॉन सैंपलिंग रिस्क होता है। सैंपलिंग रिस्क में हमने देखा था कि सैंपलिंग दोनों स्टेज पे की जाती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी और सब्सटेंटिव टेस्ट में भी। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में दो तरह के रिस्क होते हैं, रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस। जो सब्सटेंटिव टेस्टिंग है उसमें भी दो तरह के रिस्क होते हैं, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। While performing auditing, the auditor carries sampling as well as non-sampling risk. Sampling risk is the risk that objective of sampling will not be achieved. और objective of sampling क्या होता है? Objective of sampling is that the auditor draws opinion about the population based on audit of a sample out of population. कि जो ऑडिटर है वो सैंपल के बेस पे पॉपुलेशन के बारे में अपना ओपिनियन बनाता है। वो ऑब्जेक्टिव अचीव न होने का जो रिस्क है वो सैंपलिंग रिस्क कहलाता है। Thus, sampling risk is the risk that the auditor's conclusion based on a sample may be different from the conclusion if the entire population were subjected to the same audit procedure. ठीक है, सैम्पलिंग इज यूज्ड बाय ऑडिटर फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एज वेल एज सब्सटेंटिव टेस्टिंग, ये हम देख चुके हैं। हमने पीछे चार्ट में देखा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में दो तरह के रिस्क होते हैं, रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस। यानी कि जो ऑडिटर है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर अगर ओवर रिलाय कर जाता है, यानी कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है सही काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद अगर ऑडिटर ये डिसाइड करता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे से चल रहे हैं तो उसे कहते हैं रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस। और दूसरा रिस्क होता है रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस, यानी कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद ऑडिटर ये डिसाइड करे कि ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिलायबल नहीं है, लेकिन हकीकत में अगर पूरे पॉपुलेशन का टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया जाता तो रिजल्ट आता कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिलायबल है। तो ये जो रिस्क है वो रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस होता है। उसी तरह सब्सटेंटिव टेस्टिंग में दो तरह के रिस्क होते हैं, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस एंड इनकरेक्ट रिजेक्शन। यानी कि अगर सब्सटेंटिव टेस्टिंग जब सैंपल का किया जाए
और ऑडिटर इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जो अकाउंट बैलेंस है वो सही बताया गया है, लेकिन अगर पूरी पॉपुलेशन का के जो ट्रांजैक्शन है उनका ऑडिट किया जाता तो ऑडिटर को पता चलता है कि वो जो अकाउंट बैलेंस है वो सही नहीं था। तो ये रिस्क हो गया रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, यानी कि ऑडिटर ने इनकरेक्टली अकाउंट बैलेंस को एक्सेप्ट कर लिया है। जो दूसरा रिस्क है वो है रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन, यानी कि सैंपल का टेस्ट करने के बाद ऑडिटर को लगा कि ये जो अकाउंट बैलेंस है वो रिलायबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि अगर उसने पूरी पॉपुलेशन का ऑडिट किया होता तो उसे पता लगता कि वो जो है अकाउंट बैलेंस रिलायबल है। तो उस रिस्क को कहते हैं रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन, यानी कि ऑडिटर ने इनकरेक्टली अकाउंट बैलेंस को रिजेक्ट कर दिया। तो ये चारों जो रिस्क हैं जो सैंपलिंग रिस्क का पार्ट है, उन चार रिस्क में से जो दो रिस्क हैं, यानी कि रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस एंड रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, ये ऑडिटर के लिए मेजर कंसर्न है। क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही नहीं है और ऑडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया उसे सही, तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। उसी तरह अगर अकाउंट बैलेंस सही नहीं है लेकिन उन्हें सही मान लिया ऑडिटर ने, तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। तो दीज रिस्क अफेक्ट्स ऑडिट इफेक्टिवनेस, यानी कि अगर ये रिस्क ज्यादा है तो ऑडिट की इफेक्टिवनेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। एंड इट लीड्स टू इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, यानी कि ऑडिटर जो अपना फाइनल ओपिनियन देगा वो गलत हो जाएगा। जो रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस है एंड रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन है, दे अफेक्ट ऑडिट इफिशिएंसी, यानी कि क्या होगा कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिलायबल होने के बावजूद ऑडिटर उनके ऊपर विश्वास नहीं करता है, अकाउंट बैलेंसेस सही होने के बावजूद ऑडिटर उसे गलत रूप से रिजेक्ट करता है, तो उससे क्या होगा कि ऑडिटर अपना सैंपल बढ़ा देगा। इट लीड्स टू सिलेक्शन ऑफ लार्जर सैंपल ऑफ ऑडिट। ओके, तो जो ऑडिट इफिशिएंसी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, यानी कि सेम रिजल्ट के लिए अब ऑडिटर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज्यादा बड़ा सैंपल लेना पड़ रहा है, बट इससे इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन का रिस्क नहीं रहता है। नॉन सैंपलिंग रिस्क के बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लें कि नॉन सैंपलिंग रिस्क आर मेनली रिलेटेड टू ह्यूमन मिस्टेक्स, यानी कि हर व्यक्ति जो छोटी मोटी मिस्टेक कर सकता है अपने काम में, जैसे कि यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट प्रोसीजर, कि अगर ऑडिटर ने किसी पर्टिकुलर आइटम को ट्रांजैक्शन को टेस्ट करने के लिए चेक करने के लिए गलत ऑडिट प्रोसीजर यूज कर ली, या जो ऑडिट एविडेंस आया है उसको मिस इंटरप्रीट कर दिया, या कहीं पे मिस स्टेटमेंट है जो दिख रहा है लेकिन वो फेल कर गया ऑडिटर उसे रिकॉग्नाइज करने में। जो सैंपलिंग रिस्क है उसे मैथमेटिकली मेजर किया जा सकता है, नॉन सैंपलिंग रिस्क कैन नॉट बी मेजर्ड मैथमेटिकली। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए हमने ये जाना कि ऑडिटिंग में सैंपलिंग का क्या रोल है, कैसे सैंपलिंग की जाती है, उसका क्या इम्पैक्ट है, कैसे ऑडिट रिस्क मॉडल डिसाइड किया जाता है, और ऑडिटिंग में कौन कौन से रिस्क होते हैं। सैंपलिंग जो है ऑडिट एग्जीक्यूशन स्टेज का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हालांकि ऑडिट प्लानिंग स्टेज पे भी कुछ हद तक उसे यूज किया जाता है, लेकिन ऑडिट एग्जीक्यूशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट, प्लीज शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज कीप सीइंग more videos on learning path. Thank you friends.